सरेशाम हम दोबारा दरबार हाल में बुलाए गए तो वहां चरागाह का ससमा बना हुआ था। मछलों से पैदा होने वाला धुआं हवा की आजादाना आमद व नकास के बावजूद फिजा में रचा हुआ था और सरदार सिबगतुल्लाह कंदूर खान के अलावा मजीद 2 अफराद के साथ हमारा मुंतजिर था। उसने मुझे और सुल्तान शाह को बहुत तपाक के साथ अपने सीने से लगाया, वीरा और गजाला से एहतराम के साथ हाथ मिलाया और हम फर्शी कालीन पर पड़े हुए दबीज गद्दों पर बैठ गए। हमारे बैठते ही एक थाली में शराब की बोतलें पेश की गई। कंदूर खान ने शायद पहले ही बता दिया था कि हम में से सिर्फ 2 अफराद महनोशी के आदी थे, इसलिए थाली में गिलासों की तादाद उसी एतबार से रखी गई थी। थाली में भांत भांत की कसीर शराबें मौजूद थीं। वीरा रूसी वाडका पी पी कर रुकता गई थी। उसकी फरमाइश पर ब्लैक लेबल स्कॉच की बोतल खोली गई और फिजा में अल्कोहल की खुमार अंगेज बू फैलने लगी। सरदार सिबगतुल्लाह कुछ देर तक जिरगे की कार्रवाई पर अपनी खुशी का इजहार करता रहा। वो बार बार मेरे हौसले की तारीफ भी करता जा रहा था, लेकिन कंदूर खान की मौजूदगी की वजह से उसने इशारे में भी ऐसी कोई बात नहीं कही जिससे मेरी और उसकी साजबाज का सुराग मिलता हो। अब जैगम खान और गौहर जान का क्या बनेगा? मौका पाकर गजाला ने सवाल किया। इस वादी में सबूत और गवाही के बगैर कोई दावा कबूल नहीं किया जाता, सिबगतुल्लाह ने कहा, इसलिए उन दोनों का यहाँ लाया जाना बहुत जरूरी था। अभी तक हम ये सुनते आए हैं कि पाइंदा गुल के साथ जैगम खान मिला हुआ था। आज ये बात भी साफ हो गई कि जो कुछ हुआ उसकी जिम्मेदारी पाइंदा गुल पर थी। अब इन दोनों का काम खत्म हो गया, इन्हें किसी भी वक्त यहाँ से जाने की आज़ादी है, मगर शायद वो रुके रहे। गौरजान अरसला खान की वापसी का इंतजार करेगी क्योंकि वो अपनी बेटी की शादी तक यहीं रहना चाहती है। कुदरती बात है, वीरन लुकमा दिया। जन्नत गुल की पसंद और नापसंद अपनी जगह पर, मगर गौरजान अपनी बेटी की शादी छोड़कर वापस नहीं लौट सकती। वो न जाने कब से इस दिन के ख्वाब देखती रही होगी। मैंने सुना है कि वो अपनी बेटी की खिदमत करने के लिए हमेशा यहीं रहने का इरादा जाहिर कर चुकी है। कंदूर खान ने दरमियान में दखल देते हुए कहा। इस बात पर जैगम खान बहुत परेशान है। अच्छा, सिबगतुल्लाह चौंक कर बोला। वो मजलूम औरत है, अगर उसने ऐसी ख्वाहिश जाहिर की तो उसे यहाँ ठिकाना मिल जाएगा। मैं जैगम खान की जरा भी परवाह नहीं करूंगा। फिर वो हंस कर मुझसे मुखातिब हो गया। आज रात इस जोड़े को भी मेहमान खाने में पहुंचा दिया जाएगा। तुम देखो कि जैगम खान कितना खुदगर्ज आदमी है। मुझे उसकी सूरत से नफरत है। वो मुझे इस वादी से बाहर मिला होता तो मैंने मार मार कर उसका हुलिया बिगाड़ दिया होता। मैंने अकारत से कहा, उसे अफसोस है कि अब जन्नत गुल उसके कब्जे से निकल जाएगी और उसकी शादी के बदले में लाखों की रकम वसूल करने से महरूम हो जाएगा। सिबगतुल्लाह तहकीर अमेज अंदाज में हंस दिया। वो लंगड़ा रकम का इतना हरीस है, तब यह चाहती है कि उस लालची शख्स की दूसरी टांग भी तोड़ दी जाए। ऐसे आदमी जमीन का बोझ होते हैं। मुझे हैरत है कि गौरजान उसके साथ अब तक कैसे रह रही है। वो आसानी से उसे छोड़कर दोबारा अपना घर बना सकती थी। इस मरले पर कंदूर खान ने आंख से इशारा किया और वहां मौजूद दोनों शिंगारी उजलत में अपने गिलास खाली करके वहां से चलती है। इनका रुख वापसी के रास्ते की तरफ था। जंग खत्म हुए कई दिन गुजर चुके थे। आज जन्नत गुल का फैसला भी हो गया। अब हमारे बारे में तुम्हारा क्या हुक्म है? मैंने सिबगतुल्लाह की आंखों में झांकते हुए संजीदगी से सवाल किया। चंद रोज और ठहर जाओ, अरसला खान किसी दिन भी यहाँ पहुंच जाएगा। इसकी शादी का जश्न काबिल दीद होगा। तुम मुद्दतों तक इस रवायती तकरीब को नहीं भुला सकोगे, उसने नहायत इत्मीनान से कहा। इसकी ख्वाहिश पर मेरा खून खुश्क हो गया। वो सभी खूनख्वार और मुतलविन तबीयतों के मालिक थे। उनके दरमियान रहकर मैंने देख लिया था कि उनकी बरहमी के लिए किसी माकूल जवाज की मौजूदगी जरूरी नहीं थी। वो किसी वक्त बिला वजह भी भड़क सकते थे। खुद सिबगतुल्लाह हमें पिछले दिन जिंदा में डलवा चुका था। बहुत मुश्किल से वो मुबारक साहतें आई थी कि हम उसकी खुशनुदी हासिल करने में कामयाब हो सके थे। हमारी आफियत इसी में थी कि कोई नई बदमज़गी पैदा होने से पहले ही इज्जत के साथ गालान से कूच कर जाए। बसूरत दीगर वो किसी भी वक्त हमसे नजरें बदल सकता था। यह तुम्हारी मेहरबानी है कि तुम इस तरह सोच रहे हो, मैंने मुनकसरुल मिजाजी से काम लेते हुए कहा। लेकिन हमें कराची से निकले हुए काफी अरसा बीत चुका है। हमें जल्द अज जल्द वापस लौटना होगा। क्या तुम बदरू का भी इंतजार नहीं करोगे? सिबगतुल्लाह ने वो जिक्र छेड़कर मुझे चौंका दिया। पेशावर से उसका पैगाम आया था। वो हर बात से बेखबर है और पाइंदा गुल से मिलने का इरादा रखता है। हमने उसके जवाब में खामोशी इख्तियार की हुई थी। अब सोचता हूँ कि उसे बुला लूं। कंदूर खान कह रहा था कि वो तुम्हारी सिफारिश लाया होगा। सिफारिश की जरूरत इस वक्त थी जब हम पाइंदा गुल की कैदी थी। तुमसे ताउन के बाद हमें किसी की मदद की जरूरत नहीं रही। मैं बदरू दादा से कराची में मुलाकात कर लूंगा। मुझे उसे बुलाना पड़ेगा। उसने अपनी बात पर जोर देते हुए कहा। मुझे वादी के कारोबारी इंतजाम की देखभाल करनी होगी। पाइंदा गुल अपनी बेईमानी की वजह से कई जगह मार खा रहा था। इस वादी में रहने वाले लोग बैरूनी वसाइल पर ज्यादा इनिसार नहीं करते थे। इनके रहने सहने का ढब सामने आया था। इसमें इमदाद बाहिमी का रंग नुमाया था। इन हालात में यह समझना मुश्किल नहीं था कि सिबगतुल्लाह हेरोइन के कारोबार का जिक्र कर रहा था, जिस पर वादी की बैरूनी आमदनी का दारोमदार था। मुझे शुबा है कि बदरू यहाँ से ले जाने वाले माल में चोरी कर रहा था और इस कमी को मिलावट करके पूरा कर देता था। वो अपनी बात जारी रखते हुए कह रहा था।
मिलावट की शिकायत की वजह से हम 2 ग्राहकों से हाथ धो बैठे हैं। मुझे उसको बताना होगा कि उसकी हरकतें मेरी नजरों से ओझल नहीं है। इसके अलावा वो कंपनी भी बर्बाद हो चुकी है जिसमें तुम काम करते थे। नए खरीदारों की तलाश में तुम मेरी क्या मदद कर सकते हो? इस वक्त मैं कुछ भी नहीं कह सकता। मैंने अपनी जान बचाने के लिए कहा। कराची लौटने के बाद कोई रास्ता नजर आया तो मैं तुमको पैगाम भिजवा दूंगा। कराची में तुम्हारा कोई ना कोई आदमी तो रहता ही होगा। कराची में भी बहुत काम निकला है। सोहराब गोट के जिस कोची कैंप पर छोटे खान का कब्जा था, अब वहां हमारा कोई आदमी नहीं है। इस अड्डे के निकल जाने से हमें बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा। हो सकता है कि मैं कंदूर खान को वहां मामूर कर दूं। इसके जरिए तुम हर वक्त मुझसे राब्ता कर सकोगे। हो सकता है कि कराची पहुंचने के बाद हम तुम्हारे लिए कोई बड़ा खरीदार तलाश कर सके। वीरनपुर ख्याल लहजा में कहा, हमारे पास तुम्हारे माल के नमूने और दाम हो तो बात आगे बढ़ सकती है। मुझे मालूम था कि बात इस हद तक जरूर चाहेगी। वो मानी के मुस्कुराहट के साथ बोला। फिर उसने अपने करीब रखी हुई एक थाली पर से कपड़ा उलट दिया। इसमें 3 जगमगाती हुई प्यालियों में हेरोइन के नमूने मौजूद थे। इनमें से एक बिल्कुल सफेद और बकिया 2 भूरे थे। इन दोनों के रंग में भी हल्का सा फर्क था जिसे सिर्फ तजुर्बेकार निगाहें पहचान सकती थी। बिना गहरी दिलचस्पी के साथ वो थाली उठा ली। नमूने मिल जाएंगे। फिलहाल हम ब्राउन शुगर बना रहे हैं। सफेद माल बनाने में कुछ दुश्वारी है जिस पर जल्द ही काबू पा लिया जाएगा। जो माल चाहो वो मिलेगा। दाम मंडी के मुताबिक होंगे। वो खालिस कारोबारी बातों पर उतर आया। मुझे याद था कि वीरा ने जब जिमी लाइट से फोन पर बात की थी तो उसने वीरा को पाकिस्तान से उम्दा किस्म की हेरोइन की खरीदारी की हिदायत की थी। नामालूम वजह की बिना पर शी की तरजीहात में तब्दीली रूनमा हो चुकी थी। वो लोग पाकिस्तान और उसके कुर्बो जवार के इलाकों में तैयार होने वाली हेरोइन को पाकिस्तान में फैलाने के मंसूबों से दस्तबरदार होकर इस मौत का रुख यूरोप की बस्तियों और शहरों की तरफ मोड़ने पर तुल गए थे। और शायद वीरा इसी नुक्ता नजर से सिबगतुल्लाह की दिलचस्पी की बातें कर रही थी। हम लोगों ने इस वक्त तक शिंगारियों को वीरा की असलियत की हवा नहीं लगने दी थी। इसके लिए वो फरजाना बनी हुई थी। सरदार सिबगतुल्लाह भी उससे दोगली नस्ल की एक आम सी लड़की समझ रहा था। ऐसी लड़की जिसने पाकिस्तान की मिट्टी से अपना रिश्ता होने के बावजूद मगरब की आजाद फिजाओं में परवरिश पाई हो। उसे भनक भी मिल जाती कि वो शी के सरबराह चिमिलाइट की मंजूर नजर है तो सिबगतुल्लाह की गुफ्तगू का रंग ही बदल जाता। इन बातों में बहुत ज्यादा पेचीदगी नहीं थी। सरदार सिबगतुल्लाह हेरोइन की फरोख्त के नए इंतजामात का ख्वाहां था। उसे मरहूम पाइंदा गुल के कारोबारी साथियों पर एतमाद नहीं था। दूसरी तरफ वीरा ने अपनी जानिब से किसी गैर मामूली दिलचस्पी का इजहार नहीं किया था। इसलिए वो गुफ्तगू जल्द ही निमट गई। यह तय पा गया कि हमारी वापसी पर शिंगार वैली में तैयार की जाने वाली हेरोइन के नमूने हमारे साथ होंगे और अगर वीरा इसकी फरोख्त के लिए मुस्तकिल बुनियादों पर कोई सौदा तय कराने में कामयाब होगी तो उसे उसकी खिदमात का माकूल मुआवजा दिया जाएगा। तो मेरे साथ आओ। सरदार सिबगतुल्लाह अपना भरा हुआ गिलास लेकर अचानक ही उठ खड़ा हुआ। मुझे इशारा करने के बाद उसने दूसरों से मुखातब होकर कहा, तुम खाते पीते रहो, हम भी आते हैं। मेरे लिए उसकी वो हरकत गैर मुतवक्का थी। मैं उलझन में पड़ गया लेकिन उसकी ख्वाहिश की तामील हर हालत में जरूरी थी। मैं भी उठ खड़ा हुआ और उसके पीछे चल दिया। उसका रुख अपने कमरे की जानिब था। खिलाफे मामूल इस वक्त सिबगतुल्लाह के कमरे के बाहर कोई मुहाफिज या खिदमतकार मौजूद नहीं था। उसने खुद ही दरवाजा खोला और मेरे दाखिल होने के बाद बंद कर दिया। कमरे में अपनी जगह पर पहुंचकर उसने एक घूंट लेने के बाद अपना गिलास तपाई पर रखा और मुझसे लिपट गया। तुम मेरे भाई हो, उसने वरफ्तगी के आलम में कहा। मेरा ख्याल था कि फलक शेर खान तुम्हें अपनी बातों में बुरी तरह फांस लेगा। सच से बताओ कि क्या पाइंदा गुल वाकई तुम्हारी और जन्नत गुल की शादी करवानी चाहता था? वो मुझसे अलग हो गया मगर मेरे दोनों शानों पर हाथ रखकर तहसीन अमेज निगाहों से मेरी तरफ देखता रहा। उसके चेहरे पर उस वक्त मुसर्रत फूटी पड़ रही थी। असल बात तुमको भी मालूम है, मैं जिरगे के सामने वो बातें नहीं दोहरा सकता था। इस वक्त ऐसी कहानी की जरूरत थी जो मेरे और पाइंदा गुल के दरमियान तखलिये में गुफ्तगू का जवाब फराहम कर सके। मैंने सादगी से कहा। मैंने सोचा और फिर वही ये कहानी जानदार नजर आई। खुदा का शुक्र है कि कोई मुझे पकड़ने में कामयाब नहीं हो सका। तुमने बहुत पामर्दी से हर बात का सामना किया। वो नायत फराग दिली से मेरी तारीफ किए जा रहा था। मेरे मंसूबे की नाकामी या कामयाबी का दारोमदार तुम्हारी साबित कदमी पर था। तुमने मुझे ही नहीं पूरे बादरानी कबीले को सुरखरू किया है। तुम बोल रहे थे तो मैं खुद हैरान था कि वो बातें मेरे इल्म में क्यों नहीं है। तुम्हारे हर लफ्ज से सच्चाई की महक फूट रही थी। कसम बा खुदा, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में तुम जैसा अजीम शान झूठा नहीं देखा। काश मैं पूरी बस्ती के सामने तुम्हारी इस खूबी का एतराफ करने के काबिल होता। ये तुम्हारी जर्रा नवाजी है। मैंने उसकी साफ गोई पर अपनी हैरत का इजहार किए बगैर कहा। मैं मौत और जिंदगी की कशमकश से दो चार था। मुझे मालूम था कि जन्नत गुल को बाइफ्फत करार देकर अरसल खान की तहवील में देने का फैसला ना हो सका तो तुम्हारा खून खौल उठेगा। तुम्हारे मंसूबे की कामयाबी के साथ मुझे अपनी जान भी अजीज थी। इसी मजबूरी ने मुझे खुले झूठ की राह दिखाई, वरना झूठ बोलने से मुझे शदीद नफरत है। वो मेरे शाने पर हाथ मारकर जोर जोर से हंसने लगा। तुम होशियार ही नहीं, दूर अंदेश भी हो। फिक्र ना करो, अब मैं तुम्हारा पक्का दोस्त हूँ। बादरानी जिसे दोस्त बना लेते हैं वो कब्र तक उनका दोस्त ही रहता है। जिरगे में बोले गए झूठ की वजह से मैं तुम्हारी दूसरी बातों को नहीं जुटलाऊंगा। हर वक्त झूठ बोलने वाले मक्कार और फरेबी होते हैं।
जरूरत और मसलहत की खातिर झूठ बोलना दानिशमंदी में शुमार होता है। मैं तुम्हारा ममनून हूं कि तुमने ये वजाहत कर दी। मेरे दिल में यही खौफ था कि अब मैं तुम्हें अपनी सच्चाई का यकीन नहीं दिला सकूंगा। तुमने मुझे दोस्त कहा है तो मुझे हमेशा अपना खैर ख्वाह पाओगे। हम एक दूसरे के दोस्त और राजदार बन चुके हैं। तो मुझे ये भी बता दो कि तुम्हारे साथ वाली सफेद लड़की कौन है? वो हेरोइन के बारे में इतना कुछ जानती है जो कंदूर खान भी नहीं जानता। उसने धीमी आवाज में पूछा। वो हमारी जुबान और रहन सहन पर तहकीकात करने के लिए आई थी। मैंने अपनी पुरानी कहानी पर कायम रहते हुए धड़कते दिल के साथ कहा, यह बात मैं कई और बार भी दोहरा चुका हूँ। हो सकता है कि अपने मुल्क में इसने हेरोइन के बारे में सुना और देखा हो। तुम जानती हो कि हेरोइन वलायत में बहुत मकबूल है। इससे मुझे कोई गर्ज नहीं। उसने बेपरवाही से कहा, यह बताओ कि वो तुम्हारी कौन है? कोई भी नहीं। उसे यहाँ काम करने के लिए मकामी दोस्तों की जरूरत थी। हमने मुलाकात होने पर उसे अपने साथ रहने की पेशकश की और वो फौरन राजी होगी। हमारी वजह से उस बेचारी को यहाँ आना पड़ा है। उसकी नजरें अजीब लगती हैं। सरदार सिबगतुल्लाह ने मानी के हंसी के साथ कहा, तुम बोलते हो तो वो फरिश्ता हो जाने वाली नजरों से तुम्हारी तरफ देखती रहती है जैसे तुम पर मर मिटी हो। ये ना कहो। उसकी बात काट कर इस्तरारी लहजा में बोल उठा, तुम्हें मालूम है कि मैं शादीशुदा हूँ और मेरी बीवी भी मेरे साथ आई हुई है। इसकी मौजूदगी में मैं किसी दूसरी औरत से कैसे दोस्ती कर सकता हूँ जो तुम्हारी नजर का फरेब भी हो सकता है? मुझे सब मालूम है। तुम्हारी बीवी की मौजूदगी की वजह से वो मेरी नजर में आई है। ये जैसी वालेहाना नजरों से जो तुम्हारी बीवी भी तुमको नहीं देखती। हो सकता है कि इस फरंगी लड़की ने तुमसे मोहब्बत का इजहार न किया, मगर मैं बता देता हूँ कि इसके इरादे खतरनाक है। जरा उससे होशियार रहना। तुम्हारे मुखलिसाना मशवरे का शुक्रिया। अब मैं उसकी तरफ से गाफिल नहीं रहूंगा। तुम चाहो तो तुम्हारा पीछा छुड़ाने के लिए मैं उसे यहाँ भी रोक सकता हूँ। सरदार सिबगतुल्लाह की रोशन और चमकदार आंखों में एक अजीब सा खुद गर्जाना तासुर से मिटा। वो कुछ भी नहीं कर सकेगी। उसके इरादे नेक नहीं थे। वजूद जन से एक नए रंग का फितना जन्म लेता हुआ नजर आ रहा था। इस मौका पर मेरी जुबान की जरा सी लग्जिश वीरा की आजादी का खात्मा कर सकती थी। मैंने पूरे इत्मीनान से कहा, वो हमारी जिम्मेदारी न होती तो मुझे उसके यहाँ रहने या यहाँ से वापस जाने से कोई दिलचस्पी नहीं होती, मगर हम उसकी सलामती के लिए जवाब दें। हम उसके बगैर कराची पहुंचे तो नाकाबिल तसव्वुर मसाइब से दो चार हो जाएंगे। वो इतने दिनों से कराची से गायब है। वापस लौटी तो तुम पर क्या असर पड़ेगा? वो संजीदा हो चुका था और उसकी संजीदगी मेरे लिए खतरे की घंटी से कम नहीं थी। वो रफ्ता रफ्ता खुलकर सामने आ रहा था। अभी तक हम सब इकट्ठे हैं। जो कुछ हो रहा है वो भी उसकी ऐनी चाहत है। हमसे कोई भी बाज पुरस की गई तो फरजाना खुद हमारी ढाल बन जाएगी। हम उसे छोड़कर वापस लौट गए तो हमारे किसी भी बयान पर यकीन नहीं किया जाएगा और हमारी मिट्टी पलीद होकर रह जाएगी। तुम बिल्कुल फिक्र ना करो। अब मैं उससे होशियार रहूंगा। वो मुझ पर डोरे डालने में कामयाब नहीं हो सकेगी। कराची पहुंचते ही मैं उससे छुटकारा हासिल करने की कोशिश करूंगा। खैर बाद में देखा जाएगा। गैर इरादी तौर पर उसके मुंह से वो फिक्रा निकल गया, मगर वो फौरन संभल कर बोला, मेरा मतलब है कि मैं तुम्हें किसी मुश्किल में नहीं डालना चाहता। अगर बाद में तुमने चाहा तो मुझे तुम्हारी मदद करके खुशी होगी। वो यहाँ रह भी जाए तो उसे कोई तकलीफ नहीं होगी। तुमने देख लिया है कि शहरों के मुकाबले में यहाँ की जिंदगी किस कदर सहल और सादा है। कंदूर खान बता रहा था कि फरजाना को यहाँ का कुदरती हुस्न बहुत पसंद आया और वो दोबारा यहाँ आने का इरादा रखती है। बिल्कुल, मैंने फौरन ही उसकी तायद की। मेरा ख्याल है कि वो कराची पहुंचती तैयारी शुरू कर देगी और शायद चंद हफ्तों में दोबारा यहाँ मौजूद होगी। इस वक्त तुम मुझसे यहीं किसी बादरानी से शादी करने का मशवरा दे सकते हो। वो यहाँ वालों की मर्दाना वजाहत और हौसला मंदी से बहुत मुतासर है। उसने अपना गिलास उठाकर एक लंबा घूंट लिया और बोला, लेकिन भरे जिरगे में जन्नत गुल के हाथों मार खाने वाले ने हम सबको शर्मिंदा कर दिया था। वो लड़की इस कदर तेज और फुर्तीली निकली कि उसने हमारे कड़ियल जवान को संभलने का मौका ही नहीं दिया। फरजाना इसके बारे में क्या कह रही थी? उसे रफ्ता रफ्ता हर बात के बारे में वीरा की राय की फिक्र होने लगी थी। उसके ख्याल में वो बराबर का मुकाबला नहीं था। जन्नत गुल एक ऐसे फन में महारत रखती है जिससे तुम्हारा आदमी वाकिफ ही नहीं था। फरजाना खुद इस खेल की माहिर है। तीरंदाजी और घुड़सवारी भी कर लेती है। पाइंदा गुल के शिकंजे से वादी को आजाद करवाने के बाद मेरा एक और मिशन भी है। उसकी स्याह आंखें किसी गहरी सोच में डूब गई। अभी तक श्रृंगार वैली में बाहर की किसी औरत को नहीं बसाया गया। कई श्रृंगारियों ने अपनी पसंद से बाहर की औरतों से शादियां की हैं, लेकिन वो औरतें और उनकी औलादें बाहर ही रहती हैं। मैंने जन्नत गुल को यहाँ रोक कर एक बड़े इनकलाब की दाग में डाली है। जन्नत गुल पाइंदा गुल की औलाद करार दी जा चुकी है, इसलिए यहाँ के लोगों को खुशी है कि उसे वादी में रोका जा रहा है। इस वक्त लोगों को यह ख्याल नहीं रहा है कि वो वादी से बाहर की औरत है। इसकी अरसला खान से शादी होने के बाद जहां बादरान वालों की इज्जत में इजाफा होगा, वहीं एक पुरानी रीत भी टूट जाएगी। जन्नत गुल के बाद बाहर की औरतों को यहाँ बसाने का रास्ता खुल जाएगा। वो बहुत दूर की बात सोच रहा था और दर हकीकत इतना सादा लू नहीं था जितना बनने की कोशिश करता था। वीरा की जात में उसकी बढ़ती हुई दिलचस्पी से यह बात आया हो रही थी कि इस वक्त सिबगतुल्लाह के ज़हन में बाहर की किसी और औरत का ख्याल नहीं था, लेकिन वो शिंगारा वैली की कदामत परस्त और भारी भरकम औरतों के मुकाबले में बाहर की तेज तरार और सुबह अंदाम औरतों की तरफ झुकाव रखता था। एक बार जन्नत गुल बादरानियों की बहू बन जाती तो सिबगतुल्लाह आसानी के साथ अपनी पसंद की औरत को गालान में बसा सकता था।
वो सिर्फ नाम की फरजाना है, मैंने हंसते हुए कहा। असल फरजानगी तो तुम पर खत्म है। कोई सोच भी नहीं सका होगा कि तुमने जन्नत गुल के जरिए एक तीर से 2 शिकार की है। चिंगारियों के घरों में बाहर की औरतें आएंगी तो इस महल जोल के नतीजे में एक नई नस्ल जन्म लेगी, जो चिंगारियों जैसी ताकत और शहरियों जैसी जहानत के मालिक होगी। हो सकता है कि आने वाले बरसों में चिंगारियों की सल्तनत इन पहाड़ों से निकलकर दूर तक फैल जाए। मैंने अपने लड़कपन ही से बहुत ज्यादा वक्त दूसरी दुनिया में गुजारा है। वो बदस्तूर अपनी गहरी सोच में डूबा था। बाहर की हर औरत इस काबिल नहीं होती कि उसे मुंह लगाया जाए। हजारों में एक आधी पुरकशिश होती है और मुझे तुम्हारे सामने ये एतराफ करने में कोई आर नहीं कि फरजाना एक बेमिसाल लड़की है। खूबसूरत, ज़हीन और नाजुक अंदाम होने के साथ साथ वो मर्दों को लुभाने का फन भी जानती है। सुना है कि संदल खान भी उस पर मर मिटा था। उसका आखिरी इस्तफसार तलब फिक्रा सुनकर मैं मसनूई अंदाज में हंस पड़ा। फरजाना बाहर की नहीं, बहुत बाहर की लड़की है। वो फरंगियों के मादर पिदर आजाद माहौल में पली बड़ी है, इसलिए हर मर्द से आजादी और बेतकल्फी के साथ बातें करती है और लोगों को गलत फहमियां होने लगती हैं। शुरू में मुझे भी ख्याल हुआ था कि वो मुझ पर आशिक होगी है। मैं तन्हाई में एक बार उससे करीब होना चाहा तो उसने जरा सी देर में मेरे ओसान खता कर दिए। हवा में घूम घूम कर ऐसे करारे हाथ जमाए कि मुझे खौफ आने लगा। वो अपने दोस्त के अलावा किसी मर्द को बर्दाश्त नहीं कर सकती। दोस्त? सिबगतुल्लाह ने हैरत से दुहराया। क्या उसका कोई दोस्त भी है? हाँ, मैंने बेपरवाही से कहा। वलायत में शादी से पहले बल्कि बाद में भी मर्दों और औरतों की दोस्ती का रवाज है। बास जोड़े तो शादी किए बगैर कई बच्चों के माँ बाप भी बन जाते हैं। फरजाना का भी कुछ ऐसा ही मामला है। वलायत में ऐसी बातों को मायूब नहीं समझा जाता। अस्तगफिरुल्लाह। मेरा वार कारगर रहा और वो बुरा सा मुंह बनाते बोला, लानत है इसी औरत पर। शक्ल सूरत इतनी मासूम और हरकतें इतनी गंदी, ये तो बिल्कुल सूरत हराम निकली। इसे तुम अपने साथ ही ले जाओ तो बेहतर रहेगा। एक बार इसे यहाँ रहने पर आमादा कर लिया गया तो माजी से इसका हर रिश्ता टूट जाएगा। मैंने उसे पसपाई पर आमादा पाकर अपना पैंतरा बदल दिया। वो यहाँ के रस्म और रवाज के मुताबिक जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो जाएगी। नहीं, इस बारे में अब तुम्हारी कोई वकालत काम नहीं आएगी, उसने सख्ती के साथ कहा। ताकदार माजी रखने वाली किसी औरत की इस वादी में गुंजाइश नहीं है। तुम शायद जन्नत गुल के मामले की अहमियत को समझने से कासिर रहे हो। नस्ली बर्तरी और कबायली जिद की बिना पर मैंने उसके माजी की पर्दापोशी करके उसे कबूल किया है। तुम जानते हो कि वो आबरूमंद ना साबित होती तो दुनिया की कोई ताकत उसे किसी चिंगारी की बीवी नहीं बना सकती थी। चिंगारी मर्द बेवा औरतों से बखुशी शादी कर लेती है, लेकिन ओबाश औरतों पर यह जमीन बहुत तंग है। अगर फरजाना ने शादी के बगैर किसी मर्द से दोस्ती की हुई है तो उसके बारे में कुछ सोचना या कहना ही फजूल है। हो सकता है कि वो दूसरी बार यहाँ आए तो तुम्हारी राय बदल जाए। मैंने उसे टटोलने की नीयत से कहना चाहा, लेकिन उसने मेरी बात दरमियान ही से उचक ली। इसे मना कर देना, वो दोबारा यहाँ आई तो कोई इसे कुछ आमदीद नहीं कहेगा। जिस औरत के सर पर किसी चिंगारी का हाथ न हो वो माल गनीमत बनकर रह जाती है, और जिसका जोर चलता है वो उसे उड़ा ले जाता है। उसने दोबारा इधर का रुख किया तो इसका सुराग भी नहीं मिल सकेगा कि उसे कौन और कहाँ ले गया। लावारिस औरतों के साथ होने वाली बदसलूकी पर हमारा कोई कानून हरकत में नहीं आता। यहाँ के तमाम ताज़दीरी कवानीन मकामियों के मफादात और इज्जत व हमीद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बनाए गए हैं। इस लिहाज से जरताशा खुश नसीब थी कि उसकी दाद रसी हुई। पहले अरसला खान को जलावतन होना पड़ा और अब उसकी बेगुनाही का फैसला सादर होने के बाद सारा बोझ अब्दुर्रहीम खान की गर्दन पर चला गया। हाँ, जरताशा भेड़ें चुराने वाली एक बेबसात लड़की थी, मगर वैसी जमीन की बेटी थी। यहाँ का कानून इस जमीन के औलादों के हकूक की निगरानी करता है। आपस के मामलात में हर कीमत पर इंसाफ किया जाता है। हम बाहर से आने वालों को यह हक नहीं दे सकते। इन्हें मकामियों की बालादस्ती कबूल करनी पड़ती है। उसने पुरजोश अंदाज में अपने कबायली निज़ाम की वकालत करते हुए वजाहत की। वो मुहज़्ज़ब दुनिया से बिल्कुल अलग थलग एक जंगजू कबायली मुआशरे में रह रहा था, इसलिए पूरी बेखौफी के साथ अपने दिल की बात कह रहा था। वो इस मुनाफ़क़त से पूरी तरह आशना नहीं था जो नाम निहाद मुहज़्ज़ब मुआशरों में एक अहम कदर का दर्जा हासिल कर चुकी थी। इन मुआशरों के तहरीरी कवानीन में हर इंसान के बराबर के हकूक तस्लीम किए जाते हैं, लेकिन इनके नफाज के अमल में इस कदर संगदिली बल्कि बेरहमी बरती जाती है कि मकामी और गैर मकामी की तफरीक एक बरहना हकीकत बन जाती है। तुम ठीक कह रहे हो, मैंने बेजान आवाज में कहा। मैं उसे समझाऊंगा कि यहाँ के खालिस मर्दाना माहौल में उसको भरपूर तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिल सकेगा। मेरी कोशिश होगी कि वो दोबारा इधर का रुख नहीं करे, कि उसके हक में यही बेहतर होगा। वो हल्की सी तलखी के साथ बोला, मगर तुम मेरी बातें फरामोश न करना। मैं मुकाबी नजरें रखता हूँ। मैंने उसकी वालियाना नजरों में जो कुछ पड़ा है वो तुमको बता दिया है। तुम भी उससे होशियार रहना, कहीं वो दीमक की तरह अंदर ही अंदर तुम्हारी घरेलू जिंदगी को न चाट जाए। तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी बात गिरा से बांध ली है। ये बताओ कि हमें गालान से कब रवाना करोगे? गुफ्तगू में मोड़ आते ही मैंने अपना पुराना सवाल दोबारा उसके सामने रख दिया। मेरी ख्वाहिश थी कि तुम अरसला खान की शादी के जश्न में जरूर शरीक होते, लेकिन तुम वापसी में उजरत दिखा रहे हो तो फिर कल ले चले जाओ। मैं तुम्हें सरहद पर पहुंचाने का बंदोबस्त करा दूंगा। तुम बहुत अजीम और फराख दिल हो। मैंने ममनूनियत से कहा, तुम यकीन करो कि कराची से हमारी तवील गैर हाजिरी की बिना पर
कई अहम काम बिगड़ने का अंदेशा ना होता तो मैं जरूर यहाँ रुकता। उसने मेरी बात काट दी। अब बार बार रुकने का जिक्र जुबान पर न लाओ, चलने की बात करो। मैं जानता हूं कि इन बेजान और वीरान पहाड़ों में तुम जैसे लोग 2-4 दिन तो खुश रह सकते हैं, इससे ज्यादा वक्त गुजारना इनके बस से बाहर है। परिंदों की तरह इंसान भी अपने घर और माहौल ही में खुश रह सकता है। वो मुझे अपने साथ लेकर कमरे से बाहर आ गया। पावीरा ने सबको अपनी बातों में उलझाया हुआ था। सो बस्ती में मनादी करवा दो कि मेरे ये मेहमान सूर्य चढ़ने के बाद यहाँ से कूच करेंगे। सिबगतुल्लाह ने अपनी जगह संभालने के बाद कंदूर खान से कहा, इन्हें शयान शान तरीके से रुखसत किया जाएगा। रवानगी के लिए नीचे गाड़ियां तैयार रहनी चाहिए। हर चीज यहीं देखभाल ली जाए ताकि रास्ते में कोई परेशानी ना हो। मैं पूरा बंदोबस्त करूंगा सरकार, कंदूर खान ने अपने सर को खम देकर कहा। इस बार सिबगतुल्लाह ने वीरा की तरफ से ज्यादा तवज्जो नहीं थी। मैंने महसूस किया कि मेरे उभारे हुए तासरात की बिना पर सिबगतुल्लाह की रगबत खत्म हो चुकी थी और वो जानबूझकर वीरा को नजरअंदाज करने की कोशिश कर रहा था। अगले रोज रवानगी की खुशखबरी सुनने के बाद वो तीनों ही बहुत ज्यादा मुतमईन और मसरूर नजर आने लगते, इसलिए किसी ने भी वीरा के बारे में सिबगतुल्लाह के रवैये की तब्दीली को महसूस नहीं किया। खुद वीरा भी बितकल्फी के साथ मैनोशी में मसरूफ थी और उसकी आंखों में खुमार के सुर्ख डोरे तैरने लगे थे। थोड़ी देर बाद सिबगतुल्लाह के इमाम पर अनवाओ अक़साम के गरम गरम और इश्तिहा अंगेज खाने लाए जाने लगे। चिंगारियों के मामूल के मुताबिक खानों में ज्यादा जोर गोश्त पर था। परिंदों से लेकर भेड़ों तक के भुने हुए गोश्त की कसरत थी। सिबगतुल्लाह ने पूरा दस्तरखान सजने का इंतजार किया बगैर ही एक गरम गरम रान उठाकर अपने दांतों से खानी शुरू कर दी। हम लोगों ने भी उसकी तकलीद में खाने का आगाज कर दिया। वो लोग हर एतबार से नीम, मुहज्जब और शाइस्ता थे, लेकिन खाने के बारे में उनका ज़ौक़ बहुत बुलंद था। वो खाने के आला मायार और वाफिर मिकदार में यकीन रखते थे। यही वजह थी कि खाते खाते हम चारों ने निढाल होकर हाथ रोक लिए, मगर सिबगतुल्लाह और कंदूर खान की रफ्तार में कोई फर्क नहीं आया। वो अनवाओ अक़साम के भुने हुए गोश्त के पार्चों से भरी हुई काबें यके बाद दीगरे खाली करते रहे। अपने मजबूत मेदों में खुराक की तह जमाने के लिए वो वक्फे वक्फे से सुर्ख वाइन के लंबे लंबे घूंट भी पी लेते थे। जब उनके सामने हड्डियों के अंबार के सिवा कुछ बाकी नहीं रहा तो उन दोनों ने आसूदा अंदाज में लंबी लंबी डकारें लेकर अपनी जगह छोड़ दी। हम में से हर शख्स जरूरत से ज्यादा शिकमसेर हो चुका था। फिर सरदार सिबगतुल्लाह काहली के अंदाज में अपनी मसनद पर नीम दराज हुआ तो मेरे आराम की ख्वाहिश पर काबू पाना दुश्वार हो गया। हमने उसका कदर खा लिया है कि अब लेटने की सोच रही है। मैंने बेबसी से कंदूर खान की तरफ देखते हुए कहा, इजाजत हो तो हम अपने कमरे में चले जाएं। आज की यह दावत हम कभी नहीं भूल सकेंगे। सिबगतुल्लाह फाखराना अंदाज में हंस पड़ा। गनीमत है कि तुम्हें सिर्फ लेटने की सूझ रही है। कुछ लोग तो इतने पुरखोर होते हैं कि खाते खाते फट मरने की आरजू में जीते रहते हैं। जाओ और जाकर आराम करो, अब तुम चारों से शुभ मुलाकात होगी। उसने अपनी जगह से हिले बगैर हम चारों से मुसाफा किया और हम वहां से रुखसत हो गए।